नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा संग्रह का मतलब क्या होता है, किस तरह का डेटा हमारे पास हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे गुणात्मक और मात्रात्मक। और डेटा के स्रोत के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी कि दो तरह के स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़े, जहां पर डेटा आप सबसे पहली बार इकट्ठा करते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े, जहां पर डेटा पहले से ही इकट्ठा किया गया होता है, किसी और के द्वारा आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्य अनुसार। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा विस्तार में कि प्राथमिक आंकड़े होते क्या है। प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो प्राथमिक डेटा वह डेटा होता है जो पहली बार एकत्र किया जाता है। आप अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य के अनुसार आप एक सर्वे बनाते हैं, एक प्रश्नावली बनाते हैं, और उसके आधार पर आप अपना डेटा उन लोगों से एकत्रित करते हैं जो जिससे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। प्राथमिक डेटा वो डेटा होता है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ होता है, कहीं पर भी वो अवेलेबल नहीं होता अभी तक, क्योंकि आप उसे सबसे पहली बार इकट्ठा करते हैं, तो इसीलिए वो प्रकाशित नहीं होता है। बहुत ज्यादा विश्वसनीय होता है क्योंकि आप उसे खुद इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आवश्यकता अनुसार इकट्ठा कर रहे हैं, और ये उद्देश्यपूर्ण होता है क्योंकि ये एक उद्देश्य के अनुसार ही इकट्ठा किया गया होता है। प्राथमिक डेटा को मानव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है, क्योंकि आप डेटा उन लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे मैंने छात्रों की बात करी थी कि अगर मैं छात्रों की आयु का डेटा एकत्रित कर रही हूँ तो मैं उन्हीं से जाकर डेटा एकत्रित करूंगी, छात्रों के पास जाऊंगी और उनसे उनकी आयु पूछूंगी और अपने पास में उसे लिख लूंगी। इसे मैं किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठा ही उसी तरीके से कर रही हूँ जिस तरीके से मुझे वो चाहिए। अगला आता है इसकी वैधता द्वितीयक डेटा से अधिक होती है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक डेटा सबसे पहली बार एकत्र किया जाता है, विश्वसनीय होता है, आपके उद्देश्य पर निर्धारित होता है कि इस उद्देश्य को आपने पूर्ण करना है, इसीलिए आप इस डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं। इसलिए इसकी जो वैधता होती है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसके लाभ की अगर बात करें तो सबसे पहला लाभ प्राथमिक डेटा का आता है कि लक्षित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब भी आप कोई भी डेटा एकत्रित करना चाहते हैं जहां पर प्राथमिक डेटा यूज हो रहा है, तो वही डेटा एकत्रित किया जाता है जो आपके उद्देश्य से रिलेटेड है, जो आपके उद्देश्य पर आधारित है। तो यहाँ पर इधर उधर भटकने की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और आप जो डेटा एकत्रित करते हैं वो आपके लक्षित मुद्दों पर ही आधारित होता है। डेटा की उच्च सटीकता, क्योंकि डेटा आपको पता है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए लेना है, इन लोगों से एकत्रित करना है और इस चीज पर एकत्रित करना है, तो आप एकदम सटीक डेटा एकत्रित करते हैं। इधर उधर ज्यादा आप डेटा को इकट्ठा करने की गुंजाइश जो रखते हैं वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं कि आपका समय बचता है, आपका धन बचता है, लोगों की जो जरूरत है, जो आपके जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो कम हो जाता है। अन्वेषक द्वारा अधिक नियंत्रण, क्योंकि मैंने अपना डेटा पहले से ही निर्धारित किया होता है कि मुझे उन 10 लोगों से अपना डेटा एकत्रित करना है, तो वो जो अन्वेषक है जो डेटा एकत्रित करेंगे वो उन 10 लोगों के पास ही जाएंगे और डेटा एकत्रित करेंगे। तो अब उन पर जो नियंत्रण रखने का कार्य होता है वो बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कितने भी लोगों के पास जा रहे हैं और डेटा एकत्रित कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती है। अगला आता है डेटा व्याख्या बेहतर होती है। डेटा व्याख्या यहाँ पर बेहतर इसलिए हो जाती है क्योंकि जब कोई भी डेटा एक उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है,
जो भी आप सवाल, जो भी आप प्रश्न अपने रिस्पोंडेंट से पूछेंगे, उन छात्रों से पूछेंगे, वो उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो यहाँ पर जो आपको डेटा इकट्ठा करा जाएगा, आयु पर, हाइट पर, वेट पर, या उनकी एजुकेशन पर, या किसी भी चीज पर अगर आप डेटा एकत्रित कर रहे हैं तो उसमें जितने भी सवाल होंगे वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। इसलिए जो प्राथमिक डेटा होता है सटीक होता है, आपके उद्देश्य को अच्छी तरह से वो डिफाइन करता है, और उसकी जो व्याख्या होती है, जो डेटा का सार होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगला आता है प्राथमिक डेटा के संग्रह के तरीके। अभी हमने पढ़ा प्राथमिक डेटा होता क्या है, जो सबसे पहली बार एकत्रित किया जाता है। अब कहाँ कहाँ से हम इन प्राथमिक डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो होती है अवलोकन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा होता है प्रश्नावली विधि, जिसे कहते हैं क्वेश्चनियर मेथड। आप लोगों ने इसमें इंग्लिश के वर्ड भी कुछ कुछ सुने होंगे। केस स्टडी विधि, यहाँ पर एक केस स्टडी दी जाती है, उसके आधार पर हम लोग छात्रों को बोलते हैं या अपने रेस्पोंडेंट को बोलते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए, और उसके बेसिस पर हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर आता है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू। अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। और अंत में आता है सर्वेक्षण विधि, जिसे कहते हैं सर्वे मेथड। सो ये 6 तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम लोग प्राथमिक डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अब एक एक विधि हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में। तो सबसे पहला आता है अवलोकन विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे कि अवलोकन विधि अपने नाम को ही खुद ही ये बता रहा है। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करते हैं, जो अन्वेषक होते हैं वो एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। जो जिससे भी हमें डेटा इकट्ठा करना होता है, उन लोगों के साथ वो एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं और उनसे वो डेटा इकट्ठा करते हैं। या तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, सीधा और सरल उनसे सवाल पूछते हैं, या फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं। वहां वो बैठते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, और जो भी उनको जानकारी चाहिए होती है उसको वो एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस विधि को विस्तार पूर्वक बताता है कि यहाँ पर जो मेन चीज है इम्पॉर्टेंट, वो है व्यक्तिगत संपर्क। ये जो भी अन्वेषक है वो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। अब अवलोकन के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर पहला आता है संरचित अवलोकन, असंरक्षित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, गैर सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। संरचित अवलोकन की बात करें अगर, संरचित अवलोकन जिसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, इसमें जो अन्वेषक होता है वो उसको पहले से ही पता होता है कि उसे क्या चीज ऑब्जर्व करनी है या फिर किस चीज पर उनको डेटा एकत्रित करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी एक ऑडिटर है, वो अगर ऑडिट करने जाता है स्टोर में, तो वहां पर जो भी उनका इन्वेंट्री रखा है, जो भी उनका माल रखा है, सिर्फ उसी को चेक करता है। या फिर किसी भी एक चीज, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका जो भी स्टॉक रखा है वो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पर जो अन्वेषक होता है उसको पहले से ही पता होता है कि किस चीज पर उसको अपना डेटा एकत्रित करना है। असंरक्षित अवलोकन जिसे हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें जो अन्वेषक होता है वो सारी की सारी चीजों पर डेटा एकत्रित करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, वो खेल रहा है खिलौनों से, तो किस तरह से उसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, किस तरह की वो बातें कर रहा है, हर चीज को, हर पहलू को वो ऑब्जर्व करते हैं और अपना डेटा एकत्रित करते हैं। अगला आता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन में जो अन्वेषक होता है
वो एक ग्रुप का ही पार्ट बन जाता है। जैसे कि अगर उसे कुछ छात्रों से डेटा इकट्ठा करना है, बट वो नहीं चाहते हैं कि वो उनको बताएं कि मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो उन्हीं के साथ मिक्स हो जाएंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ बातें करेंगे और बातें करते करते वो अपना डेटा एकत्रित करेंगे। गैर सहभागी अवलोकन में, जिसे हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो अन्वेषक होता है वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनता है। दूर से ही अन्वेषक बैठते हैं और वो उन बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उनके हाव भाव कैसे चेंज हो रहे हैं या किस तरह का उनकी बातें बदल रही हैं, और उसी तरह से वो अपना डेटा एकत्रित करते हैं। नियंत्रित अवलोकन होता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन होता है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित अवलोकन यानी कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि अन्वेषक एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी होता है। यहाँ पर सब चीज पहले से ही तैयार की जाती है और उस एनवायरनमेंट के वातावरण के तैयार करने के साथ ही जो अन्वेषक होता है वो अपना डेटा एकत्रित करता है। तो यहाँ पर पहले से ही सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, उनके आवश्यकता अनुसार स्थापित करी गई होती है। अनियंत्रित में जहाँ पर अन्वेषक का खुद कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब नॉर्मली वो लोगों से अपना डेटा एकत्रित कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल कंडीशन में डेटा इकट्ठा करना, जहाँ पर अन्वेषक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है चीजों पर और वो अपने छात्रों से या किसी और लोगों से डेटा एकत्रित करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनियंत्रित अवलोकन। अगला आता है अवलोकन विधि के लाभ। अन्वेषक उत्तर पाने के लिए मुखबिर को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही अन्वेषक को डेटा चाहिए होता है, अगर उन्हें लगता है कि जो मुखबिर है यानी कि जो छात्र हैं वो डेटा नहीं दे रहे हैं या कुछ हिचका रहे हैं अपना जानकारी देने में, तो वो उन सवालों को उनके अनुसार चेंज कर सकते हैं, उनके अनुसार अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं, ताकि जो उनके छात्र हैं या जो मुखबिर है वो उसको आराम से समझ पाए। नुकसान की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से डेटा एकत्रित करना होता है तो समय भी ज्यादा लगता है, धन भी ज्यादा चाहिए होता है, और जो भी अन्वेषक है जो डेटा एकत्रित कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो प्रॉपरली एजुकेटेड हो, उनको हर चीज के बारे में पहले से ही पता हो। अगर उनको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है कि किस तरह का डेटा हमें एकत्रित करना है, तो ये जो विधि है अवलोकन विधि, ये किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगला आता है हमारा प्रश्नावली विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड में जो अन्वेषक है वो एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, मतलब एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करते हैं, जिसमें जो भी सवाल उन्हें अपने मुखबिरों से पूछना है या छात्रों से पूछना है वो सारे सवाल एक के बाद एक लिखते हैं और वो प्रश्नावली अपने छात्रों को, अपने मुखबिरों को देते हैं, ताकि वो उसे भर सकें और वापस अन्वेषक को दे सकें। प्रश्नावली के प्रकार की बात करें तो पहला होता है स्व प्रशासित प्रश्नावली, साक्षात्कार प्रशासित प्रश्नावली, टेलीफोनिक प्रश्नावली और डाक या मेल प्रश्नावली। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में विस्तार में पढ़ेंगे कि ये चारों प्रश्नावली होती क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।